खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा, वैसे तो पूरा पाकिस्तान खूबसूरत है, लेकिन चूंकि शुएब सैर करके आए हैं पख्तूनख्वा की, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम रोज़ाना की बुनियादों पे आपको घर बैठे सैर कराएं। आज हम आपको सैर करवाएंगे गबीन जब्बा की, जिसका हुस्न है लाजवाब। सैर व तफरीह के शौकीन अफराद के लिए स्वाद का ये मकाम दीवाना बना देगा उन्हें। गबीन पश्तो ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके मानी होता है मीठा या फिर शहद के, जबकि जब्बा का मतलब होता है चश्मा या फिर ठहरा हुआ पानी। गबीन जब्बा पहुंचते ही मीठे चश्मे आपको खुशामदीद कहते हैं, और अगर बात घर से दूर, घर जैसे माहौल की हो, तो यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही फ्रेंडली माहौल आपको मिलेगा। और इसके साथ ही साथ मज़े की आपको, मुझे लगता है पकवान भी मज़े के वो तो है, लेकिन इको फ्रेंडली जब हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जो हम देखना भी चाहते हैं, तो महकमा सयाहत केपी इनकी तरफ से इस हवाले से जो कोशिशें की जा रही हैं केपी में, सवात में, मालाकंड में, हज़ारा डिवीज़न में, तो आपको हम दिखाते हैं कि पहुंचना कितना आसान है, पहुंचना कैसे है, और वहां पर जब आप रुकेंगे तो आपको नज़ारा कितना शानदार मिलेगा। घर से दूर, घर जैसा माहौल, इस एक लाइन के नाम पर कुदरती सियाहती मकामात को तबाह किया जाता रहा, और देखते ही देखते कंक्रीट के जंगल हमें दिखाई देते रहे। लेकिन आज जिस जगह में मौजूद हूँ, ये घर से दूर भी है, घर जैसा माहौल भी है, और आसपास का माहौल वो जो मैं देखना चाहता था। मैं मौजूद हूँ गबीन जब्बा के इस मकाम पर, जहाँ महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने जदीद माहौल दोस्त सयाहत की बुनियाद रखी है। इको फ्रेंडली गबीन जब्बा टूरिज्म को प्रमोट तो किया जा रहा है ऐसे पॉइंट से, लेकिन जो आसपास का इलाका है, जो आबादी है, इस पॉइंट की वजह से उनकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आई है, आज आपको दिखाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 10 मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह पॉड्स इंस्टॉल किए गए। एक पॉइंट पर, यानी जिस समय गबीन जब्बा पर मौजूद हूँ, 10 पॉड्स हैं, 3 पॉड्स 4 बेड्स, और बाकी जो 7 पॉड्स हैं वहाँ पर 2 बेड्स हैं, वहाँ पर 2 पर्सन की गुंजाइश है। एक पॉड का विजिट आपको कराते हैं, ये फॉर 2 पर्सन है। बाहर अगर आपने बैठना है, सीनरी एंजॉय करनी है, तो 2 चेयर्स एंड अ टेबल, आप आराम से बैठें, चाय शाय पिए, एंजॉय करें, गपशप करें। लेकर चलते हैं आपको अंदर, लेकिन जाने से पहले जो डोर है, डबल ग्लास डोर है, यानी इसकी वजह से बाहर और अंदर के टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है। लेकर चलते हैं आपको जनाब अंदर। आ गए हैं इस स्पॉट के अंदर, और यहाँ पर 2 सेपरेट बेड्स, यहाँ पर फ़ैन भी है, यहाँ पर चार्जिंग के लिए इंतज़ाम भी है, लाइट भी है, फायर एक्सटिंग्विशर भी है, 2 अदर लाइट्स एज वेल। यहाँ से आप बाहर का नज़ारा अगर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसकी अच्छा, एक तो इस तरह खुलता है ऊपर से, ताकि अगर बाहर बारिश हो रही है तो बारिश अंदर ना आए। इसके अलावा ये आप ऐसे भी खोल सकते हैं, जस्ट टू एंजॉय मोर, बाहर का एटमॉस्फेयर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्मोकिंग करेंगे तो अलार्म बोलेगा, और फिर आपसे कहा जाएगा कि भाईजान थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ से चले जाएं। अगर आप 3 लोग हैं यहाँ रहना चाहते हैं, तो एक और मैट्रेस भी यहाँ पर रखा होता है, जिस ड्रैग इट, या आप निकालेंगे इसको, और इसके बाद आप 3 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। जो फॉर 4 पर्सन है, उसमें एक रूम में जो बेड्स हैं, ये ऐसे आप उठा के क्लिक कर सकते हैं, वो लिविंग रूम बन जाता है, और दूसरा जो है वो रूम है। ये तो मैंने आपको अंदर का माहौल दिखाया है, जो कि बड़ा ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल घर जैसा माहौल आपको लगता है। बाहर दोबारा लेकर चलूँगा आपको मैं। अगर आपने ये 2 पर्सन का बुक कराना है तो 3000 रुपये में बुक होगा। फॉर 4 पर्सन ये 5000 रुपये में बुक होगा, और प्रेफरेबली अगर आप 1 महीना पहले बुक करा लें तो बेहतर है, क्योंकि रश ज़्यादा होता है, स्पेशली पीक सीज़न में। लेकर चलते हैं आपको आगे, और इसकी जो इंस्टॉलेशन है उसकी बात करेंगे। बैक साइड पर आपको लेकर चलते हैं। पॉट्स की बैक साइड पर आ चुके हैं हम, और यहाँ पर परिंदों को भी वेलकम किया जाता है। ये है जनाब इंसुलेशन। बर्फ़बारी हो चुकी, यहाँ पर कई महीने बर्फ़बारी होती है या बारिश होती है, तो ये वाटरप्रूफ है। यहाँ पर बर्फ़बारी हो तो इससे कोई नुकसान नहीं होता, और इसकी वजह से अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता। वॉशरूम की बैक साइड, यहाँ पर इंस्टेंट गीज़र है, गैस सिलेंडर है, 24 आवर्स गर्म पानी आता है। जब भी हम घर से दूर जाते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ में, कराची वाले हों, मैदानी इलाके वाले हों, वो बड़ा कपकपाते हैं सर्दी से, गर्म पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पर इसका भी इंतज़ाम है, नहीं जैसे जदीद रेस्टोरेंट्स में होता है,
होटल्स में होता है, गेस्ट रूम्स में होता है, बिल्कुल वैसी सहूलियात यहाँ पर फराहम की गई हैं। हर पॉट पर जाने के लिए पथरीला रास्ता है, दोनों तरफ उसके हमें पौधे नज़र आ रहे हैं, मिंट भी है, जड़ी बूटियाँ भी हैं, कुदरती चश्मे का जो पानी है चैनलाइज भी किया गया। यहाँ पर एक पौधा जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने लगाया था लास्ट ईयर नवंबर में, इस पौधे की भी बड़ी हिफाजत की जा रही है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह यहाँ पर पूरे माहौल की हिफाजत की जा रही है। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। जो पॉड्स में लोग रिहाइश पजीर हैं, जो बुकिंग करा के आए हैं दूर दराज इलाकों से, उनसे बात करते हैं। इस पथरीले रास्ते पर चलते चलते ऊपर आ गए हम, ये लास्ट पॉड है और यहाँ पर हो रहा है नाश्ता, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? यासिर भाई। यासिर भाई कहाँ से हैं आप? बेसिकली सियालकोट से आप आए हैं गबीन जब्बा, ये किसने रिकमेंड किया, किसकी जिद थी, कैसे आपने डिसाइड किया कि यहाँ जाना है? मैं बेसिकली काफ़ी एरियाज़ में पाकिस्तान के फिरा हुआ हूँ। मैं पहले भी आया हुआ हूँ सवात काफ़ी बार, सवात अच्छा। का कलाम वगैरह, तो ये एक स्पॉट रह गया हुआ था। ओके। तो इसका मैंने सुना था कि अब रोड वगैरह बेहतर हो गई है, तो इसलिए प्लान किया था कि इधर चक्कर वगैरह लगाएं कर ओके। बच्चों के साथ इस बार निकले हैं। सही सही। तो इस बार ज़रा देखें नेचुरल ब्यूटी। क्या बात है। पॉड्स में फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्टे का? नहीं, मैं पहले भी 1-2 बार रह चुका हूँ। मैं ठिंडियानी भी इतना रहा हूँ। पसंद आपको आया कि आपने कहा कि हर जगह पे जाके पॉड में रहना है? बेसिकली लोकेशंस अच्छी होती है ना, Locations अच्छी हैं। लोकेशंस ये जिन एरियाज़ में बनाए होते हैं ना, वो कम से कम लोकेशंस बड़ा अच्छी होती हैं। बिल्कुल सही है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको ज़रा इन पॉड्स से बाहर, जो बाहर लोग रहते हैं, इन पॉड्स की वजह से उनकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई है, इस ज़मीन की जो कीमत थी उसमें कितना फ़र्क आया है। चूँकि मैंने सुना है कि 3-4 लाख कनाल अब हो चुका है 50 लाख। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 50 से भी 1 साल बाद 1 करोड़ पे चला जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पॉड्स। मैंगोरा से 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद इस पॉइंट पर आप जब पहुंच जाएंगे, अब ये सारा इलाका गबीन जब्बा है, किसी भी जगह पर आप जा सकते हैं, लेकिन जो पॉड्स हैं उनका रास्ता इस जानिब है। अब यहाँ पर भी काम हो रहा है, पहले ये ऑफ रोड था, 4x4 का रास्ता था, लेकिन अब यहाँ पर भी काम हो रहा है, यहाँ पर भी रोड डाली जा रही है ताकि ऊपर पहुँचना और आसान हो जाए। यूँ तो महकमा सयाहत उनका ये कहना भी है, मानना भी है कि वैली तक तो रोड आए, लेकिन बिल्कुल उस पॉइंट तक रोड नहीं जानी चाहिए ताकि वो जो नेचुरल ब्यूटी है वो बरकरार रहे। वरना ज़रा सोचिए, अगर पॉट तक रोड जा रही हो, आसपास होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, कैफ़ेज़ हो, तो नेचुरल जो ब्यूटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए बहुत अंदर तो रोड नहीं है, लेकिन यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ आप 10 मिनट का भी रास्ता नहीं रहता, तकरीबन 6-7 मिनट लगते हैं और आप पहुँच जाते हैं उन पॉट्स तक। पॉट से अब हम नीचे आ चुके हैं। रास्ते में मैंने आपको ये भी दिखाया जहाँ से रास्ता पॉट्स को जा रहा है, क्योंकि ये सारा इलाका गबीन जब्बा है, सारा इलाका खूबसूरत है। अब चूँकि यहाँ से रोड गुजर रही है, फ़िश फार्म्स हैं यहाँ पर, जो लोग यहाँ के मकामी हैं उनकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई है उसकी बात करते हैं। और वो शख्स जिसने सबसे पहले यहाँ पर फार्म बनाया 2014 में, जिस वक्त यहाँ पर रोड नहीं थी, जिस वक्त यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थी, उस वक्त फार्म बनाया आलमगीर साहब इस वक्त साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वैसाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। जब यहाँ पे कुछ नहीं था 2014 में, होटल्स भी उस तरह के नहीं थे, रोड नहीं थी, आपको क्या ख्याल है कि मैं फ़िश फार्म बनाऊँ यहाँ पे? ये हमारा दिल में आया था कि चलो मैं फिश फार्म बनाऊँगा, इंशाल्लाह ये इलाका आगे तरक्की करेंगे। जिस रफ्तार से कीमतें ऊपर जा रही हैं सर, आपको क्या लगता है 1 साल बाद यहाँ 1 कनाल की कीमत कितनी होगी? यानी मैंने आपको कहा था कि जब 1 करोड़ का होगा तो मैं खुद ही खरीद लूँगा। ठीक है, लेकिन करोड़ से ऊपर आप सोच लो कि करोड़ के ऊपर से 1 कनाल ही होगा। जब अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का दौर आया था तो पीटीआई ने इसको इतना आगे किया, हम शुक्रगुजार इमरान खान का, यानी पीटीआई हुकूमत का, कि उसने इतना आगे किया कि पहला हमने जो 1 कनाल ज़मीन बेचता था तो हमने बेंस नहीं खरीद सकता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब हम 1 कनाल ज़मीन बेचते हो तो उसमें हम घर बनाते हो, अपने लिए गाड़ी खरीद सकते और हमारे पास पैसा भी होता है। अभी पॉड्स
का जहाँ से ऑफ रोड रास्ता उसके बिल्कुल करीब आपका ये होटल है। मैं देख रहा हूँ कार पार्किंग की सहूलत भी आपने दी हुई है। तो क्या लोग यहाँ पे आके गाड़ी पार्क करते हैं, क्या करते हैं? इधर उसके जो है ना सादा गाड़ी होता है ना, अच्छा 4x4 नहीं, वो नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि रोड का चाय उतराई भी है ना, तो वो इधर अपनी गाड़ी पार करती है और यहाँ से पुरविल में जाते हैं। तो आपके पास भी 4x4 व्हील्स? बिल्कुल हमारे साथ है ना। तो अगर गबीन जबा जहाँ पॉड्स है वहाँ जाना हो तो कितने पैसे लेते हैं? 1000 रुपए लेते हैं। और अगर गबीन जबा टॉप पर जाना हो तो 2000 लेते हैं। अच्छा, गबीन जबा टॉप का रास्ता है तकरीबन आधे घंटे का है? ज्यादा है, आधे घंटे से ज्यादा है, वो खतरनाक रास्ता है। बिल्कुल खतरनाक। अच्छा, अब कार पार्किंग की सहूलत यहाँ पे आपने दी जा रही है, इससे भी आपको फायदा हो रहा है, गाड़ियाँ भी आपने रख ली, ड्राइवर को भी फायदा हो रहा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं खाना खा रहे हैं, ये भी फायदा हो रहा है। ओवरऑल जितने यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ के मकामी हैं, उनकी जिंदगी में इसका मतलब तब्दीली आई है। बिल्कुल तब्दीली आई है और लोग जो है ना अपने लिए छोटा छोटा कारोबार अपने तरफ से करते हैं और पैदा हासिल करते हैं बच्चों के लिए। अब वो ट्राउट के फिश फार्म्स भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, रोड यहाँ से गुजर रही है। बिल्कुल, आज ये ना ये तो रोड की वजह से हुआ है ना, रोड की वजह से रोड यहाँ पर तक आई है। जब कैंपिंग पार्ट्स का जो यहाँ मंजूरी हुआ तो उसके साथ ये रोड आया, रोड के साथ कारोबार आया। कारोबार तो सर लोग जो है ना वो अपना कारोबार करते हैं, जिंदगी खुशहाल हो रही है। टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ रुकते हैं, किसी और होटल में रुकते हैं, पूरे इलाके का अब कारोबार जो है वो इस टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़ चुका है, वो टूरिस्ट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा हमें खुद यहाँ पर आकर। और ये सिर्फ एक साइट है जहाँ पे हमने आपको पॉट्स दिखाए हैं, कैलाश में भी हैं, वशीग्राम में भी हैं, ठंडियानी में भी हैं, 10 ऐसे स्पॉट्स हैं। एक स्पॉट का मतलब है क्या कि पूरे इलाके को अपलिफ्ट किया गया है। एक स्पॉट का मतलब है क्या, वहाँ रहने वाले खुश भी हैं, वहाँ रहने वाले टूरिज़्म से जुड़ गए हैं, वहाँ रहने वाले अब कारोबार कर रहे हैं। अब किसी को बाहर कमाने जाना नहीं पड़ता, शहर छोड़ना नहीं पड़ता, प्यारों से दूर जाना नहीं पड़ता। यहीं पर रहते हुए इतना ज़बरदस्त रोज़गार मुहैया किसने कर दिया? गवर्नमेंट ने किया। तो जनाब, अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको हम दिखाएंगे कि एक ऐसा गांव है जहां सिगरेट नहीं मिलता, शादियां बड़ी सादगी से होती हैं, वहां पर कब्रों को पक्का नहीं किया जाता, कोई बच्चा भी मजदूरी नहीं करता बल्कि हर बच्चे को तालीम दिलवाई जाती है। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, किसका किरदार है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। तो एक ऐसा गांव जहां पर इतनी सारी खुसूसियात है, और जब हम एक गांव की बात करते हैं तो ये तस्वुर करना कि एक गांव में इतनी अच्छी अच्छी तब्दीलियां, सिगरेट ना पीना, जैसे हम बार बार कहते हैं कि तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है, और बच्चों के काम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये चीज़ें कैसे मुमकिन होती हैं आपको दिखा देते हैं। अल्लाहु अकबर, मिंबरो मेहराब, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पूरा गांव बदल सकता है, और उसकी मिसाल है फैसलाबाद का गांव ओढ़ावाला। एक 1000 घर, हजारों मकीन और उनके दिल बदल गए मरकजी मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद अमीन की कोशिशों से। कुछ अरसा पहले हिदायत की कि सिगरेट छोड़ दो, पूरे गांव ने लब्बैक कहा। मैंने ये तजवीज़ पेश की कि अगर हम सिगरेट ना रखें दुकानों पर, किसी को ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। हाँ, बाहर से कोई मजबूरी है किसी की, नहीं कुछ छोड़ सकता तो बाहर से ले आए। तो कुछ इसके मुताल्लिक तकरीर भी की, और दुकानदारों ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ठीक है। आज तक सिगरेट पर पाबंदी है।
वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है। कुछ सिगरेट मिलेगी कोई आपके पास? कोई नहीं भाई, आपको गांव में सिगरेट वगैरह नहीं मिलेगी। क्या वजह है? हमारा फैसला है ना सारे दुकानदारों का और सबका मिलके कि हमारे गांव में इस हमने जो लानत है सिगरेट की, इससे जान छुड़ानी है। इसलिए हमारे दुकान में जितने भी गाँव में दुकानें हैं वहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई सिगरेट नहीं मिलेगी। दूसरा मशवरा दिया कि शादियां सादगी से करो। सब ने अमल किया। बारात आ जाए, कोई बाजा नहीं, कोई बैंड नहीं, आएगा बारात उनके घर आएगी तो मस्जिद में निकाह होएगा। कब्रिस्तान में आज तक हर कब्र कच्ची है। सब एक ही डिसिप्लिन के साथ कब्रें बनाई जाती। पक्की कब्र ना कोई बनाता है, ना किसी को ज़रूरत पेश आती है। हाफिज मोहम्मद अमीन ने अंग्रेजी समेत 3 मज़ामीन में MA की डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। गांव में तालीम की शरह 95% से जायद है। लिटरेसी रेट है अच्छा है। 2 स्कूल हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है हाई का। स्कूल 100% हमारी जो अपने स्कूल के बजाते हैं। चाइल्ड लेबर बिल्कुल है ही नहीं। मसलन जो कहते हैं ना कि 0% आ गया हमारे बच्चे मसलन स्कूल में। गांव में आज तक सिर्फ 15 मुकदमात दर्ज हुए जो आपस में निपटा दिए गए। लगभग पूरा गांव नमाजी है। इमाम की हर बात मानने वाला ये गांव आज खुशहाल है। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कामयाब एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं। पाकिस्तानी लड़की दुनिया भर में धूम मचाई क्योंकि फोर्ब्स ने पाकिस्तान की मरियम नुसरत का फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 में नाम शामिल किया है। पाकिस्तानी खवातीन हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ अपना लोहा मनवा रही हैं, इसीलिए तो ये पाकिस्तानी बिजनेस वुमेन हैं जो संग मील अबूर कर दी हैं। फोर्ब्स मैगजीन सालाना 1000 कामयाब तरीन एंटरप्रेन्योर की फहरिस्त जारी करता है, जिसमें इस बार मरियम नुसरत का नाम शामिल किया गया है। 6 बरस से गेमिंग डेवलपर्स की टीम को लीड कर रही हैं। ग्रेट प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने बनाया। इस पर मजीद बात करेंगे, हमें मरियम नुसरत ने ज्वाइन किया। मरियम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मरियम, आपके बारे में पढ़ रहा था, ये ग्रिड प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए आपने ऐसी गेम्स डेवलप की जो सोशल चेंज लेकर आती हैं, जो बिहेवियर चेंज पर काम करती हैं। बहुत डिफरेंट आइडिया था। प्लीज़ ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि ये वजह बनी कि आप फोर्ब्स नेक्स्ट 1000 में आपका नाम शामिल किया गया। तो ग्रिड प्लेटफॉर्म क्या है, ये सफ़र कितना तवील था, इसमें क्या कुछ हुआ? एब्सोल्युटली। सो मैंने ग्रिड शुरू किया था अराउंड 6 साल पहले विद द आइडिया जो आप कह रहे थे कि वीडियो गेम्स को हम इस्तेमाल करें फॉर अ पर्पस बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, सो एजुकेशन के लिए, फॉर इंस्पायरिंग पॉजिटिव बिहेवियर चेंज। सो मैंने ग्रिड शुरू किया था विद अ टीम ऑफ पाकिस्तानी गेम डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स एंड हमने काफ़ी मुख्तलिफ गेम्स बनाई हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर, जानवरों के ऊपर जो तशद्दुद होता है उसको कम करने के लिए, एंड क्लाइमेट एक्शन के ऊपर। एंड उसके बेसिस के ऊपर हमने काफ़ी पार्टनरशिप्स की हैं और अब हम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रेशना। ब्रेशना का मतलब है लाइटनिंग इन द पश्तो लैंग्वेज। ब्रेशना के थ्रू कोई भी जो भी लोग हैं विद नो कोडिंग एंड डिज़ाइन एक्सपीरियंस वो अपनी वीडियो गेम्स खुद ही बना सकते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो अगर आप सोचें टीचर्स हो गए, वालिदैन हो गए, वो अपनी खुद ही वीडियो गेम्स बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए टू एंगेज देम एंड एजुकेट देम। और जब वालिदैन के पास इस चीज़ की सहूलत होगी ना कि वो खुद अपने बच्चों के लिए गेम बना सकते हैं, तो यकीनन वालिदैन एक ऐसी ही गेम बनाएंगे जो कि उनके मुस्तकबिल में भी उनके काम आएगी। अच्छा, मुझे बताएंगे फोर्ब्स की फहरिस्त में नाम आना कितनी बड़ी अचीवमेंट समझती हैं आप? I mean, मेरे लिए it was immensely humbling. I mean, बिल्कुल ये जो है ये मेरा अकेले का काम नहीं है. It always takes, मेरी टीम है, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, इन्वेस्टर्स, कोलैबोरेटर्स. तो अकेले तो ये वाली इतनी बड़ी चीज़ें खुद ही नहीं होती, but it really does take a village. But मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं और ये लिस्ट होती हैं, and these are good moments जिनके ऊपर आप
सब्र करके यू थैंक अल्लाह ताला फॉर द रियली गुड प्रेस्टीज, लेकिन फिर उसके बाद काम चलता रहता है, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे जो हम काम करें। बिल्कुल मरियम, अक्सर ऐसा होता है कि डेस्टिनी पर जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर डेस्टिनी की बात तो होती है, सफ़र की बात नहीं होती। सफ़र में कितने शार्प टर्न्स आए, सफ़र में कितनी बार ये सोचा कि ओहो बड़ा मुश्किल हो रहा है, चैलेंजिंग है, कितने दफ़ा ऐसे हुआ कि लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। तो ज़रा मुझे उस सफ़र पर अब ब्रीफ करें कि ये जो 6 साल जिसमें आपने काम किया, ऐसे कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? Absolutely. So, I mean, ek to one being an immigrant from Pakistan in America, यहाँ मैं आई Washington DC around 8 साल पहले, and यहाँ पे मैंने अपना business चलाया है, and it's something that's जो कि obviously it's a little hard, it's a little difficult, and especially video games industry जो है, tech industry, उसमें एक औरत होना, that's not always the easiest thing to do because आपको अपना लोहा मनवाना होता है, so it was really hard to do that. लेकिन I think जो अगर आपका फोकस अपॉर्चुनिटी पे रहे और सख्ती पे ना रहे, अगर आपका फोकस उन चीज़ों पे रहे जो कि आपके बेनिफिट में काम कर रही हैं, तो आई थिंक देन द अपॉर्चुनिटी, इफ यू कीप योर आइज ऑन द अपॉर्चुनिटी, और मेरा एक मंत्रा रहा है कि हर रोज बस मेहनत करते रहना है। परसिवेरेंस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट गेट्स यू देयर। तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक दिन करके आप डेस्टिनी पे आप पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये जितनी आपने चीज़ों की बात बताई ना, बहैसियत एक खातून एक टीम को लीड करना, ये तो सोच के भी बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं किस तरह से ये चीज़ कर पाऊंगी, और स्पेशली एक गेमिंग डेवलपर्स की जो टीम है उसको एक खातून लीड कर रही है, ये सोच के भी होता है कि यार बड़ी हिम्मत है खातून में। Absolutely. I mean, to be honest, I've been very lucky. Meri team has been, and this, I'm not just saying this because शायद वो देख रहे होंगे. I actually think they're very respectful, they're very collaborative. लेकिन honestly, महक, मुझे लगता है कि जो सही बात है ना, कि अगर आप अपनी मेहनत दिखाएं और आप अपनी, if you as a leader are putting in 100%, तो फिर आपकी टीम भी रिस्पेक्ट करती है। रिस्पेक्ट जो है वो अर्न किया जाता है, वो मांगा नहीं जाता। तो आई थिंक वेदर आप औरत हो या मर्द हो, अगर आप अपनी मेहनत करते रहें तो दैट्स रियली समथिंग दैट पीपल जस्ट कम बिहाइंड यू एंड देन दे रैली बिहाइंड यू। मरियम, कभी सोचा था फोर्ब्स एक लिस्ट में आपको शामिल करेगा, आपका नाम आएगा? मेरे बाबा ने, I mean, when I was young, वो मेरी मुट्ठी पकड़ते थे, and he used to be like, the world is in your hands. So I didn't know whatever it would be Forbes or what it would look like, लेकिन I think that ambition जो मेरे माँ बाप ने मेरे अंदर डाला था कि मेहनत से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, I think that was always there in my DNA, and अल्लाह ताला का शुक्र है, उनकी दुआएं हैं that it's been something that I've been able to achieve. मरियम, क्या आपके इस कॉन्फिडेंस के पीछे, आपकी इस कामयाबी के पीछे, आपकी जो ये सोच है इसके पीछे कि मेहनत करनी है, आपके वालिद का बड़ा अहम रोल है? Absolutely. My father has been a role model himself. I mean, उन्होंने खुद, he's a self starter, उन्होंने खुद पूरी जिंदगी मेहनत किया, हमें मेहनत करके दिखाई है। उन्होंने बोला नहीं कि जाओ जाके मेहनत करो। He was hard working, and then he showed us the results, and same goes for my mother. So I'm absolutely, and actually we're building Breshna as a sibling duo. मैं और मेरा भाई दोनों इस पे काम कर रहे हैं, तो I think पूरा खानदान बस मेहनत कर रहा है, and it's been really rewardful. Great. आप कोई मैसेज देना चाहेंगी यूथ को, पाकिस्तानी यूथ को जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं? आई थिंक जो आपका सबसे बड़ा जो हेजिटेंस, जो रोड ब्लॉक आ सकता है, दैट इज योर ओन सेल्फ डाउट। तो अगर आप, इफ यू बिलीव दैट you can achieve your dreams, if you believe that you have that ambition, then there is nothing that can stop you. Allah Ta'ala inshallah will put the fuel behind it. आप बस, you need to believe. So overcome that self doubt. हम लोग कहाँ पे पैदा हुए हैं, आपका क्या इनकम बैकग्राउंड है, आप लड़का है लड़की हैं, you know, I mean, what color of your skin, those things don't matter. What matters is the perseverance and the purpose behind you. I think that's all I have to say to the youth. हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, and there is no reason कि हम लोग इंटरनेशनल प्लेइंग फील्ड के अंदर ना सिर्फ compete कर सकते हैं, बल्कि हम जीत सकते हैं, and I think we're ready for it. Great. मुझे ये भी बताएं कि अब तो जब हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि बहुत सिलिकॉन वैलीज़ बन चुके हैं। अभी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे सेटअप्स होते हैं, हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए प्रमोट किया जाता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है,
लेकिन कुछ नौजवान घबरा जाते हैं शुरू में या सफ़र के मिड में पहुंच के। उनको मैसेज क्या देना चाहेंगी? क्योंकि ज़ाहिर है कामयाबी से पहले, मैंने जिससे पहले भी कहा कि जो सफ़र होता है बड़ा कठिन होता है। ये जो घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं, फेलियर्स का सामना नहीं कर पाते, उनको क्या कहना चाहेंगी? पता है जो वो बात हो रही थी ना कि एक दिन एक टाइम पे लें, आई थिंक जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज्यादातर दिन सख्त हो तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को तैयार कर लेना है कि सख्ती आएगी, एंड ज्यादातर दिन सख्त होंगे और फिर कुछ दिन ऐसे अच्छे होंगे जहाँ पे आप टीवी पे आके अपनी सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन आई थिंक जो वो सख्त दिन है उन दिनों पे फॉर मी देयर आर 4 P's जिनको मैं सोचती हूँ: पर्पस, पैशन, perseverance and prayer, and those are the things कि उन सख्त दिनों के ऊपर अगर आप अपने मिशन के ऊपर फोकस करें, you bring all your passion, you do it with perseverance, which is every single day, and then you believe in prayers. I think अगर आप अपने आप को उस चीज में एंकर कर लो तो वो सख्त दिन जो है वो फिर इतने लंबे नहीं लगते। ठीक है, अच्छा मरियम, लास्ट में आप मुझे बता दें कि ये ऐप किस बारे में है? Absolutely. So Breshna जो है, that's a platform जहाँ पे आप जाके you can make whatever video game you want. Okay. So whether आपने math का quiz बनाना है, आपने history बनानी है, आपने geography बनानी है, या आपने race के ऊपर बात करनी है, या आपने climate action के ऊपर बात करनी है, the power is in the hands of the creators. Breshna is no code, it's low cost, and it's lightning speed as the name suggests. And हम July 15th को Breshna launch कर रहे हैं. So this is an open call to your viewers to say कि आप breshna.gamingfordeaf.com पे जाके register करें. It's absolutely free. There's a competition. आप अपनी video games बनाएं. You could win that competition. There's cash prizes, awards included in it. And we are just happy to support the parents, the teachers, the students of Pakistan, and to empower them, because I think mere liye it's very important to give back to the country, and that's what we're trying to do. So July 15th, please do register. आपने बड़ा अच्छा वक्त चुना है for summer vacations के पाकिस्तानी स्पेशली जो गेमिंग से जुड़े हुए हैं, वो इस टाइम को यूटिलाइज करें। वो मोबाइल तो पकड़े लेकिन वो गेम्स बनाएं और उसमें रजिस्टर करें। अपनी मर्जी की गेम। क्या बात, एग्जैक्टली, जिससे कुछ सीख सकें। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आप साथ मौजूद थी, बहुत अच्छा लगा आप करके, आपसे इस बारे में जान के। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। एक कहानी आपके सामने रखते हैं, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसके सर पर बेटियों की शादी की जिम्मेदारी थी और पाँव जवाब दे गया, तो उस बाप की ज़िंदगी जीते जी रोग में बदल गई। शेरशाह के रिहायशी अब्दुल गफ़ार, कुछ ऐसा ही दर्द झेला उन्होंने, मजबूर हुए वो, लाचार हुए वो, परेशान हुए वो। दुख भरी उनकी कहानी शाहनवाज कादरी की ज़बानी। बैठता हूँ, वजन उठाता हूँ थोड़ा बहुत, जब खून निकल जाता है। पाँच साल से जिल्द की बीमारी में मुब्तला शेरशाह का 65 साला अब्दुल गफ़ार किसी मसीहा का मुंतज़िर है जो इसके दर्द को दूर करने में मदद करे। ऐसा हो जाता हूँ 15 दिन तक मैं चल भी नहीं सकता, मंजे में पड़ा रहता हूँ। बाइदा पेशाब भी मैं ऊपर ही करता हूँ बोतल, इतना मजबूर हो जाता हूँ। डॉक्टर बजाओ 150-200 रुपये पट्टियाँ ले लेते हैं। अब गरीब आदमी कहाँ से लाए इतना पैसा। जब अब्दुल गफ़ार सेहतमंद था तो 5 बेटियों की शादी की। अब मज़ीद 2 बेटियों की रुखसती सर पर है। अहलिया को दिन रात यही फिक्र खाई जा रही है। जीना में लेकर जाती हूँ तो फिर वहाँ पे पास पैसे तो लगते हैं ना, 1000 रुपये जेब में डालूंगी तो वहाँ पर जाऊँगी, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी भी मेरी 2 बेटियों की शादी है। एक बेटी तो मेरी खुद भी बीमार है, उसके सीने में रसोली है। अहले खाना के मुताबिक सरकारी अस्पताल में गफ़ार का इलाज तो मुमकिन है, मगर इनके पास दवाइयों और डॉक्टरों की तजवीज़ करदा खुराक के लिए भी पैसे नहीं। मुखय्यर अफराद इस ख़ानदान की मदद करें तो इन्हें इस मुश्किल से निजात मिल सकती है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा हमने खबर दी थी कि पंजाब पुलिस ने अपने एहलकारों की सेहत की प्रोफाइलिंग और ड्रग टेस्टिंग का फैसला किया था। तो इस फैसले पर कितना अमल हुआ है, कोई एहलकार क्या मुनशियात का आदी तो नहीं पाया गया? इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DIG ऑपरेशंस पंजाब पुलिस सुहेल सुखेरा साहब ने।
सुखेरा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये हेल्थ प्रोफाइलिंग का फैसला तो बेहतरीन था। क्या कुछ फिगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि अब तक कितने एहलकारों के टेस्ट कर लिए गए हैं? जी थैंक यू वेरी मच। ये हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ इसके फिगर्स हैं और ये एक परपेचुअल प्रोसेस है जिसमें डेली बेसिस पे इनके टेस्ट किए जा रहे हैं और उसके रिज़ल्ट्स के बेस पे फिर इनको इनकी प्रोफाइलिंग भी हो रही है और इनको शो कॉजेज़ भी इशू हो रहे हैं टू जस्टिफाई और टू एक्सप्लेन देयर पोजीशन। आपने कहा शो कॉज जारी हो रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन सर? कि इन टेस्ट में से कितने एहलकार ऐसे हैं जिनको आपको शो कॉज देना पड़ा है ड्यू टू द रिपोर्ट? उसमें यह है कि जिस भी ऑफिसर का कंटेंट जिसमें पाया जाता है इसका नारकोटिक्स का, तो अच्छा। उसको उस रिपोर्ट के साथ ही एक्सप्लेनेशन इशू होती है और देन देयर इज दिस प्रोसेस। कितने टेस्ट हुए सर टोटल अब तक? आपने कहा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हुए, कितने टोटल टेस्ट हुए अब तक? ये ऑलमोस्ट 2000 से एक्सीड कर गए हैं जी। और इन 2000 में से कितने ऐसे निकले हैं जिनको शो कॉज देना पड़े, जिनमें कुछ पाया गया है? ये तकरीबन 2 से 3% के करीब ऐसे लोग हैं जिनमें कॉन्टैक्ट्स हैं, वो कॉन्टेंट्स हैं और कुछ की तरह फर्दर भी उसकी रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टिगेशन की कि जो हम लोग एक्सपर्ट से उसके ओपिनियन भी लेंगे, लेकिन 1 से 1.5% जो हैं वो कंफर्म केसेस हैं जिन्हें एक्सप्लेनेशन और सब्सिक्वेंटली शो का इशू होगा और उनको फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। ज़्यादा परसेंटेज किस डिस्ट्रिक्ट से आई है सर? I would rather restrain myself from disclosing this thing। वो फिर एक टैबू सा थोड़ा सा है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में ही ऑल ओवर द पंजाब इसकी ये कर रहे हैं स्क्रूटनी, प्रोफाइलिंग, दोनों मेंटल भी और जो ये ड्रग्स के यूज़ कर रहे हैं लोग उनकी भी। तो इट्स अक्रॉस द प्रोविंस। हाँ सोहेल साहब, ये इकदाम बड़ा अच्छा है क्योंकि हम देखते आएंगे पंजाब पुलिस में कल्चर की तब्दीली की बात होती है लेकिन वो तब्दील नहीं होता, सिर्फ वर्दी तब्दील होती है। लेकिन ये जो तब्दीली है ये बड़ी मुनफरिद है और बड़ी अच्छी है। आप कह रहे हैं शोकस नोटिस जारी हुए हैं, तादाद भी आपने बता दी है। कोई एहलकार जब मनशियात का आदी होता है तो उसकी बेहतरी की जानिब कोई ना कोई प्लान बनाया जाता है। पंजाब पुलिस में हम ऐसा कुछ देखेंगे? जी डेफिनेटली, जैसे कि आप लोग हमें हमेशा टाइम देते हैं टू एक्सप्लेन आवर पोजीशंस और जो नई डेवलपमेंट्स जो पब्लिक सर्विस के लिए इनाम गनी साहब हमारे जो आईजी हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका एक विजन है कि जो पुलिस है उससे हमें पब्लिक सेंट्रिक करना है। जो हमारा प्राइम मोटिव है वो है टू फैसिलिटेट द पब्लिक और उन्हें हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी कमोडिटी है वो हमारी पब्लिक है। तो उसमें हम लोग इस पे कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं। इनाम गनी साहब का एक विजन है कि जैसे केपी में और वेस्ट में लोग एग्जांपल्स देते थे, तो हम इंशाल्लाह पंजाब पुलिस को भी उस स्टेज पे लेके आएंगे। तो उसमें डेफिनेटली जब आपने किसी चीज़ की बेहतरी की कोशिश करनी है तो उसमें आपको पहले अपने आप को हमारे जो पब्लिक है, हमारे जो सिटीजन्स हैं ऑनरेबल, इनके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा इन अ वे कि कम अज़ कम आपके ऊपर कोई फिंगर रेजिंग ना हो। जब आप क्लिनजिंग अपनी डिपार्टमेंट की होगी तो फिर उसके बाद आप अक्रॉस द बोर्ड करेंगे तो लोग भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। जैसे कि आप हमेशा हमारे बहुत काइंड हैं कि जो भी हम कोशिश करते हैं आप उसको सराहते हैं, जिससे हमारी और हमारी पूरी फोर्स की बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो अभी सिचुएशन ये है कि जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है उसमें जब आप एक्सप्लेनेशन इशू करेंगे तो नेचुरली लोग उसको ज्वाइन करेंगे और उसमें फिर इट्स अ लिटिल प्रोसेस जिसमें लोग अपने आप को फिर एडमिट भी कराएंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में और जो प्रूव कर देंगे कि दे हैव लेफ्ट दिस मेनेस, तो उसमें फिर सब्सिक्वेंटली उनको चांस ज़रूर दिया जाएगा कि वो अगर अपने आप को रेक्टिफाई कर लेते हैं तो वो फिर ज्वाइन करें। लेकिन फॉर नाउ क्योंकि इट्स अ मिसकंडक्ट
तो उस पर उन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा और जो डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं वो फेस करने पड़ेंगे। अच्छा सुहेल साहब, एक और चीज़, जिनको शोकॉज नोटिस जारी हुए हैं वक्ती तौर पे, क्या उन्हें भी यही कहा गया है कि अभी वो अपनी नौकरी पे नहीं आ सकते, उनकी नौकरी भी बहाल नहीं है, जिनको शोकॉज नोटिस अभी आपने बताया कि दिए गए हैं? जी एक्चुअली ये थोड़ा सा इसमें लीगल प्रोसेस होता है, प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं जिसमें टाइमलाइंस हैं। जब आप शोकॉज के जवाब का इंतजार करेंगे तो उसमें आपको फिर उसको मिनिमम टाइम प्रोवाइड करना पड़ता है कि आप इसमें अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है तो फिर आप उसे बताते हैं कि भाई आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसके बाद फिर शो का इशू होता है। फिर थोड़ा सा उसका प्रोसेस है इंक्वायरीज का, लीगल प्रोसेस, तो वो अडॉप्ट करके तो उसको उसके लॉजिकल एंड तक लेके जाया जाता है। जस्ट टू अंडरस्टैंड मोर सर, अगर टेस्ट किया गया है और ये पाया गया है कि वो ड्रग एडिक्टेड था या वो इस्तेमाल करता है, तो शो कॉज के बाद आपको लगता है कोई ऐसा तरीका हो सकता है वो सेटिस्फाई कर सके? बिकॉज गलत तो गलत है, वो सेटिस्फाई कैसे करेगा? शो कॉज का ऐसा क्या जवाब देगा कि जिस पर आप लोग कहेंगे कि ठीक है, इट्स फाइन? आई एग्री ब्रदर, बट जब एक ऑथेंटिकेटेड लैब ये प्रूव कर दे कि आप नारकोटिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देन उसकी जस्टिफिकेशन जो भी वो एक प्रोसेस है उसमें, ठीक है, वो मतलब सिर्फ एक प्रोसेस है, वो सिर्फ एक प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है। लेकिन सर ये अच्छी बात है कि इस बारे में सोचा भी गया, काम भी किया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये फोर्स की बेहतरी के लिए किया जा रहा है, ये माशरे की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। आप लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की तरफ भी उनको लेकर जाएंगे, ये बहुत अच्छा प्लान है। सर ये तो हमने बात की है ड्रग एडिक्शन की और जो भी ड्रग इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि हम बात हेल्थ प्रोफाइलिंग की भी कर रहे हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की बात भी कर रहे हैं, और मैंने इससे मुतालिक आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था, तो मुझे सर उससे मुतालिक बताएं, ऐसे कितने अहलकार हैं जिनसे मुतालिक ये चीज़ सामने आई है कि दे आर डिस्टर्ब्ड, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, उनको हेल्प चाहिए, साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, दे नीड अ डॉक्टर? बिल्कुल, ये प्रोसेस भी पैरेलल चल रहा है। उसमें अभी तक नंबर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाई या अलार्मिंग नहीं है। अराउंड 52 इनिशियली हमारे पास सामने ऐसे केसेस आए थे जिन्हें वी थॉट कि इन्हें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, और दैट वाज थ्रू द एक्सपर्ट्स। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नंबर हाई नहीं है, बट जब तक आप टोटल फोर्स को करते हैं स्क्रूटनाइज और उसकी प्रोफाइलिंग भी साथ साथ होती है, तो इसमें डेफिनेटली सर्विस डिलीवरी में इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी कि राइट मैन फॉर राइट जॉब जो है वो होगा। जिसे सिक्योरिटी पे लगाना है, किसने पुलिस स्टेशन में काम करना है, जो स्ट्रेस्ड आउट है, एंग्जाइटी में है, तो आप यू अंडरस्टैंड कि उसमें फिर वो लोगों से भी उस तरीके से बात नहीं करते, क्योंकि वो तो बेचारे खुद दे रिक्वायर हेल्प एक्चुअली, तो वो लोगों से फिर समटाइम्स बदतमीज़ी भी करते हैं अंडर स्ट्रेस, और उस तरह उनकी मदद नहीं करते जिस तरह वी आर सपोज टू। ट्रू। तो ये परपेचुअल प्रोसेस है, और इनाम गनी साहब जो हैं वो, जैसे कि मैंने पहले अर्ज की, ही इज़ नॉट स्केयर्ड, ही इज़ नॉट शाय टू एक्सेप्ट वट एवर इज़, जो हमारे साथ हमारी कुताही है वो बिल्कुल इस पे फोर फ्रंट पे आके उसको एक्सेप्ट करते हैं कि जब तक आप अपनी गलती को या किसी कुताही को या डेफिशिएंसी को खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसका इलाज भी नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू गिव द बेस्ट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट इंशाल्लाह। अच्छा सुहेल साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जितनी तब्दीलियाँ हम पंजाब पुलिस के कल्चर में देख रहे हैं इनाम गनी साहब की मौजूदगी में, आगे मज़ीद ऐसी क्या क्या तब्दीली हम देख सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से इनकी प्रोफाइलिंग करवाना, फिर पूरी तवज्जो के साथ उन पर काम करना, शौक़ देना, उन्हें बताना कि मेंटली स्ट्रेस में नहीं रहना, इसका बराह रास्त ताल्लुक अवाम से है, क्योंकि जब मुहाफ़िज़ स्ट्रॉन्ग होंगे अवाम की हिफाजत बेहतर हो सकती है। मज़ीद क्या क्या प्लान हम देख सकते हैं? जी, इसमें बेसिकली 3-4 डिफरेंट हेड्स में हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने थाने से हट के जो है खिदमत मराकज़ जो इस्टेब्लिश किए हैं। हमारे टारगेट्स थे वो बेसिकली ये थे कि जिस चीज़ से पुलिस के ख़िलाफ़ लोगों को शिकायत थी, शिकवे थे, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको फिर रेक्टिफाई किया जाए। तो जैसे कि मामूली चीज़ों के लिए आपको थाने में जाना पड़ता था, तो पीपल वर हेजिटेंट और थोड़े से रिलेक्टेंट होते थे कि जी थाने में कौन जाए, और मैं तो कभी थाने में गया नहीं, और इस किस्म की। तो हमने उन्हें सर्विस सेंटर्स प्रोवाइड किए हैं, खिदमत मराकज़।
जहाँ पर वो एक अच्छे कॉर्डियल माहौल में और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के अपने जो छोटे काम है, फॉर इंस्टेंस रजिस्ट्रेशन और ये वो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, उसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं इंशाल्लाह। दूसरा जो लाइसेंस वगैरह जो है उसके लिए था, तो उसको भी इसी तरह हमने फैसिलिटेट किया है कि लोग ख्वारी के बजाय वो ऑनलाइन टाइम लें और प्रिसाइज टाइम पे जाके टेस्टिंग करें। 1 विंडो ऑपरेशंस हैं वो हम लोग इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं। इसी तरह जो रजिस्ट्रेशन का एक इशू था बड़ा मेजर है, उस पर हम अभी काम मज़ीद भी कर रहे हैं। जो लोगों के जायज़ पर्चे दर्ज नहीं होते थे रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, उसमें काफ़ी ज़्यादा हम एम्फसिस कर रहे हैं और उसका फॉलोअप हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पुलिस स्टेशन थे उनमें भी बहुत सारे पुलिस स्टेशन ऐसे थे जहाँ पर आप जाते थे तो फर्नीचर वगैरह और इस किस्म की वो एनवायरनमेंट ऐसा होता था कि लोग और ख़ास तौर पे हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। तो उनके लिए हमने ऐसा एनवायरनमेंट कंड्यूसिव बनाने की कोशिश की है कि वो एक तो थाने में अगर आएँ तो उन्हें फैसिलिटेशन हो, उन्हें चीज़ से खाइफ ना हो, उन्हें किसी किस्म की हेजिटेशन ना हो। और दूसरा ये खिदमत मराकज़ के तहत अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने पुलिस स्टेशन जाने की बजाय उस खिदमत मरकज़ में जाके भी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। और वो आपका लोकल थाने का ज़रूरी नहीं है कि उस थाने में ही वो खिदमत मरकज़ हो, वो दूसरे शहर में भी हो सकता है। यानी लाहौर में अगर किसी को इशू है और वो जहाँ पे बच्ची वो खाइफ है तो शी कैन गो टू रावलपिंडी जो उसका घर अगर है, या किसी भी दूसरे शहर में, तो वो उस शहर में जाके भी अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। और सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सोहेल सुखेरा साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके, प्लीज अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। जी बस ये इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह अवाम हमसे खुश होंगे, इंशाल्लाह अप्रिशिएट। ये गैप खत्म होना चाहिए सर, पुलिस और अवाम के दरमियान जो गैप है ना ये कम होना चाहिए। आप उसके लिए कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जनाब, वादी कलाम का हर गोशा जन्नत का नज़ारा पेश करता है और इन नज़ारों को मजीद हसीन बना देता है उशू फॉरेस्ट। सही नाम लिया मैंने? बिल्कुल सही नाम लिया। ये क्योंकि गए थे ना इसलिए मैंने कहा इनसे कंफर्म कर लेती हूँ। कलाम के साथ उशू का ये जंगल जहाँ के बुलंदो बाला दरख्तों का घना सिलसिला जादुई दुनिया का गुमान देता है और अगर इस जंगल में कैंपिंग का मौका मिल जाए तो ये ज़िंदगी का यादगार लम्हा बन जाता है। ये शुएब ने ये लम्हों को कैद भी किया, आज हमें वो सैर भी कराएंगे। तो जनाब, साथ ही साथ एक ऐसे स्टेडियम की भी हम बात कर लेते हैं जहां फिलहाल PSL का फाइनल तो नहीं हो रहा, लेकिन जब ये स्टेडियम तैयार होगा तो हर टीम का हर खिलाड़ी जो है यहाँ पर जरूर खेला जाएगा। आप टिकट कटाना चाहेंगी? हाँ, क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत ज्यादा दिल फरेब हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि मौसम इतना खूबसूरत होता है, खेलते खेलते आपको गुमान ही नहीं होता। क्या बात है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा बहुत खूबसूरत है। हमारा ये सेगमेंट है खुले पख्तूनख्वा, खूबसूरत पख्तूनख्वा, मेस्मराइजिंग KPK, जहाँ की कई वादियाँ, कई पहाड़ी चोटियाँ, कई सिलसिले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ खो जाते हैं। सारी बातें छोड़ें, खाना था। खाना तो हर जगह होता है। यहाँ सबसे ज्यादा क्या था खाने के लिए? देखें, था तो बहुत। मैं जहाँ भी जा रहा था मैं खाने के बाद कहता मुझे वो कावा लाजमी पीना है। मजे का होता है। और ठंड बहुत थी, रजाई लेकर सो रहे थे। अच्छा जी, वाह। तो किथे कराची। तो ये कैंपिंग जो आपने की बड़ी सेफ थी? बहुत सेफ थी, जबरदस्त। इलाका ही बहुत जबरदस्त है, उसके उन्होंने सेफ किया हुआ है जितने भी उन्होंने वहाँ पे कैंपिंग। अच्छा, मुझे याद है इसकी जब आपने पिक्चर फेसबुक पे लगाई तो मैंने कहा था एक दरख्त मेरे लिए ले आना, ये वही जगह है। ये मैं अब बहुत सारे दरख्त आपके लिए और आपके लिए लेकर आए, तो दिखाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग, सहर पखैर। पहुंच चुके हैं हम कालाम। अगर आप इस्लामाबाद से आएंगे तो आपको तकरीबन 5 घंटे लग जाएंगे। 2-2.5 घंटे में चकदरा और फिर इसी तरह 2.5-3 घंटे में कालाम। स्मूथ रोड है और आराम से पहुंच जाएंगे आप। अगर आज से चंद साल पहले आए थे कालाम तो आज का कालाम बहुत मुख्तलिफ है, बहुत खूबसूरत है। ब्यूटिफिकेशन पर काम हुआ है,
सड़कों पर काम हुआ है। बहरीन से कलाम 36-37 किलोमीटर की रोड जो कि पहले खराब थी, 6-6, 7-7 घंटे लगते थे, अब 2-2.5 घंटे लगते हैं और आप यहाँ पहुँच जाते हैं। कलाम से कहाँ जा सकते हैं आप, या हम आपको दिखाएंगे जो नियरेस्ट लोकेशंस हैं जहाँ पर जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, और अगर आ रहे हैं दोस्तों यारों के साथ तो फिर कहाँ जाना है ये भी बताएंगे। सर्दियाँ एक्सट्रीम होती हैं, जो पाइपलाइंस हैं वो फट जाती हैं। ब्यूटिफिकेशन की जहाँ मैंने बात की तो इस वक्त बैकग्राउंड में आप देखिए कलरफुल आपको छतें नजर आएंगी, वो आपको वेलकम कहती हैं। सड़कों से गुजरेंगे आप तो दीवारों पर लगी टाइल्स खुशामदीद कहेंगी आपको। कितना खूबसूरत कलाम है, मौसम की तरह प्यारा है। आइए मेरे साथ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको लेकर जाऊं ऊशू फॉरेस्ट, मैं आपको दिखाऊंगा वो स्पॉट जहां पर बनने वाला है एक स्टेडियम। कलाम का ये मैदान यहाँ की किस्मत बदल देगा। ये मैदान है, यहाँ बच्चे आते हैं, मैच खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का क्रिकेट स्टेडियम। एक तरफ ऊशू फॉरेस्ट है, एक तरफ उतरोड़ जाने का रास्ता है यानी बटागोई, आगे कुमराट, और एक तरफ ज़ायरा कलाम का बाजार। बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है ये स्टेडियम। सीएम केपी ने चंद माह पहले इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनाने का ऐलान किया था। ज़रा सोचिए, गवादर स्टेडियम, और फिर सोचिए ये यहाँ तो क्या माहौल होगा और क्या मौसम होगा जब यहाँ पर इंटरनेशनल मैच हो रहा हो। यहाँ के लोग तो आएंगे, और भी लोग आएंगे, पूरे पाकिस्तान से आएंगे और पूरी दुनिया से भी आएंगे। कलाम के बाजार से यहाँ पहुँच चुके, स्टेडियम आपको दिखाया था, अब आपको दिखाएंगे कि कौन से दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है ऊशू फॉरेस्ट, यहाँ से स्टार्ट हो गया है ऊशू फॉरेस्ट, और एक रास्ता है उतरोड़ की जानिब। बहुत खूबसूरत रास्ता है, वो जाता है कुमराट वैली तक। रास्ता बहुत प्यारा है। रास्ते में कौन कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पर आपको रुकना होगा। फैमिली के साथ इस तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कुमराट की तरफ, बट इस तरफ यानी ऊशू फॉरेस्ट और उससे आगे मोहडन तक, सैफुल्ला लेक तक जाना आसान है। हम मौजूद हैं जानू चौक पे, नाम है इसका जी जानू चौक। तो जानू चौक में बताया गया है कि ऊशू ये 12 किलोमीटर तवील ऊशू फॉरेस्ट है। यहाँ से गुजरेंगे तो सड़क के दोनों तरफ घना जंगल है। उसके बाद मिटलतान वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। लालिगा वाटरफॉल जो कुमराट में बिल्कुल वैसी वाटरफॉल है। ग्लेशियर है, आबशार है, फिर मोहडन झील, और उसके बाद फिर सैफुल्ला लेक। लेकिन अगर आप जाएंगे उतरोड़ की जानिब, कुमराट वैली की जानिब, तो रास्ते में चश्मा सुल्तान, ब्लू वाटर, गबराल, बहुत से प्यारे स्पॉट्स हैं, और वहाँ पर भी घना जंगल है। लेकिन ये रास्ता दुश्वार है, कठिन है, लेकिन ये रास्ता उतना दुश्वार नहीं है, तो आपको लेकर चलते हैं इस तरफ। अच्छा, और मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करूँगा, जब हम बात करते हैं ऊशू फॉरेस्ट की तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि कलाम जाएंगे, उससे पता नहीं कितना दूर ऊशू फॉरेस्ट होगा। तो ऊशू फॉरेस्ट समझे कलाम नहीं है। द मोमेंट यूर हेयर तो बिल्कुल 5 मिनट ऊशू फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पर कैंप्स लोग करते हैं, तो लेकर चलते हैं आपको अंदर। जब सूरज तुलू होता है, किरणें गिरती हैं ज़मीन पर, क्या खूबसूरत सा नज़ारा होता है। कैंपिंग साइट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग कैंप्स में आके ठहरना पसंद करते हैं। तो दिखाते हैं आपको, लेकर चलते हैं अंदर। बड़ा सुकून, बड़ी खामोशी है ऊशू फॉरेस्ट में, और ये है इको फ्रेंडली टूरिज़म। यहाँ पर कंक्रीट की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ पर कैंपिंग है, यहाँ पर टेंट्स हैं, लोग खुद भी आके कैंप्स लगाते हैं, और जो ऑलरेडी यहाँ पर कैंपिंग है वहाँ पे आके आप रेंट पर भी ले सकते हैं। 1000 रुपये तकरीबन चार्ज किए जाते हैं फॉर 1 नाइट स्टे। अगर आप इसी तरह बाज़ार में जाएंगे, होटल में स्टे करेंगे, तो 3, 4, 5 हज़ार रुपये मिनिमम आपके होटल के स्टे में लग जाएंगे। तो आगे देखते हैं जो लोगों ने कैंप्स में स्टे किया उनसे भी चलकर बात करते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि ऊशू फॉरेस्ट कितना एक तो तवील है, और इसके बाद कौन कौन से पॉइंट्स हैं। कैंपिंग का माहौल कैसा, ये भी आपको दिखाएंगे। जो कैंपिंग कर रहे हैं नौजवान, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, कहाँ से वो आए हैं, और यहाँ पे ठंड में कैंप क्या सताया नहीं इस ठंड ने उनको। इस पर करते हैं बात। कुछ लोग अंदर सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते उनको। आगे चलते हैं, सुबह का वक्त हो चुका है, और सुबह सुबह उठ के ना लगता है अगली डेस्टिनेशन पर जाने की तैयारी हो रही है, तो बात होना शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? कराची। क्या बात है जी, मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे कराची वाले नौजवान मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा रहा। किसने रिकमेंड किया जी ऊशू फॉरेस्ट जाएं और कैंपिंग करें? यार टू बी ऑनेस्ट किसी ने रिकमेंड नहीं किया था, शौक था खुद ही आने का। पहली बार कहाँ देखा था आपने कि ऊशू फॉरेस्ट है और वहाँ जाना है?
बस ये हम सवार निकले थे। अच्छा। फिर ये हमें गाइड किया हमारे फैसल भाई ने। अच्छा। तो फिर हम यहाँ आ गए। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे स्टे किया आप? जी। यानी कराची से सीधा यहीं पे? जी, कलाम एंटर हुए, कलाम फिर रात में यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं एक और कैंप में और देखते हैं जो अंदर रज़ाई में दुबक कर बैठे हैं, क्या इनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है? आज वैसे मौसम कुछ बेहतर है, रात में ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ज़रा चलते हैं अंदर और उनको उठाते हैं ज़रा इनको। अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाईजान, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है बहुत ठंड लग रही है यार आपको तो। ठंड थी रात में, अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। कुछ दोस्त यार तो आपके बाहर तैयार हो रहे हैं अगले स्पॉट पर जाने के लिए, आप लोग लेट हो जाएंगे। अभी तैयारी में लगे हैं सपना, तो अच्छा। फ्री हो जाए फिर हमारी बारी। आप मुझे बताएंगे रात जंगल में कैंप में कैसी रही? बहुत मज़ा आया हमें। अच्छा जी, रात में यहाँ बारबेक्यू सेटअप भी था। क्या बात है, क्या बात है। ठंड बहुत ज़्यादा थी? बहुत ज़्यादा नहीं थी पर थी ठंड। अच्छा, ऊशु फॉरेस्ट ही क्यों? यहाँ पे हमने लोकल से भी काफ़ी सुना था इसके बारे में। अच्छा जी, जैसा सुना वैसा पाए, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं, बहुत अच्छा स्पॉट है, बहुत अच्छा है। रिकमेंड करेंगे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। आप भी कराची से हैं? कराची से हैं। तो कराची में रहने वाले तो गर्मी में सड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, ये भी तो आए हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भाईजान उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इबादुर है। इबाद, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये पढ़ाई के साथ कैसे टाइम मिल जाता है निकलने का? ये ऑनलाइन पढ़ाई की मजे हैं? अभी बस सेमेस्टर खत्म हुआ है तो सोचा थोड़ा सा बाहर घूम कर आ जाए। अच्छा, तो इजाजत मिल गई कराची से आपको? अम्मा बनेगा ठीक है पुत्र जा? जी। क्या थोड़ा सा रोका? थोड़ा सा रोका, फिर मैंने जिद करी, फिर उन्होंने कहा साथ चलेंगे, मैंने जिद करी तो फिर जाने दिया। यानी आपने सोच लिया था कि भाई जाना भी है और दोस्तों यारों के साथ ही जाना? जी, यही सोचा। कैसा चल रहा है ट्रिप अब तक? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, उनकी बात तो हमने की। अब यार लोकल्स की बात भी करते हैं जो इन टेंट्स के, इन कैंपिंग के कारोबार से मुंसलिक हैं, उनकी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि जो कैंप्स यहाँ पे लगाए हैं आपने, कितना अरसा हो गया? ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए सर। अच्छा। साल में कितने महीने आप लोगों का ये काम चलता है यहाँ पे? तकरीबन 4-5 महीने चलता है बस। हाँ हाँ, ये तीन महीने जो है ये सही चलता है, और आगे जो 2 महीने हैं वो थोड़ा कमज़ोर होते हैं ना, मेहमान इतने ज़्यादा नहीं आते। अब ज़रा ऊशु फॉरेस्ट से मुतालिक तकरीबन पूरा पाकिस्तान जानता है, लोग यहाँ पर आते हैं, स्टे करते हैं, और ये पहले यहाँ पे कैंप्स नहीं थे, पहले टेंट्स नहीं थे, अब कुछ सालों से ये हम देख रहे हैं कि कैंप्स हैं। आप इससे पहले, नहीं कैंप्स लगाने से पहले, ये फैसिलिटी देने से पहले क्या करते थे? जी, मैं होटलों पे कुकिंग करता था। अब ज़िंदगी बदल गई है? हाँ बिल्कुल। पहले जो कमाते थे ज़रा वो कम था, कहीं पे मुलाजमत करें, अब ये आपका अपना काम है? ये अभी अपना कारोबार है, अपना कुछ, या किसी की बात नहीं सुननी, कोई नहीं करना। पर डे के हिसाब से कितने चार्जेस आप लेते हैं? लड़के आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, तो क्या हिसाब किताब है? तो सर हम लेते हैं तकरीबन 2000-2500 रुपया बड़े खेमे का। उसमें तकरीबन 4 मैट्रेस होते हैं, तो उसके साथ वैसे बिस्तर, अगर एक आदमी इजाफा हो जाए तो उसको मैट्रेस भी दे देते हैं। और हाँ, तो अगर रहना चाहे तो 5-7-8 आदमी भी रह सकते हैं इसमें। महीने में कितना कमा लेते हैं आप इन कैंप्स के ज़रिए? सर अभी तो हमारा सीज़न जो है थोड़ा डाउन जा रहा है, तो सीज़न पीक पे हो तो तकरीबन कम से कम महीने का 2.5-2 लाख रुपए कमा लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, आपका ये बिज़नेस इतना अच्छा है, यहाँ पे एक महीने का 2-2.5 लाख रुपए आप कमा लेते हैं। इन खैमों से कितने खैमे आपने लगाए? जी, अभी तो 6 हैं, तो आगे हमारे पास पड़े हैं तो वो हम लगा रहे हैं। ज़बरदस्त, और खैमे लगाएंगे तो इंशाल्लाह और कमाएंगे। जिस तरह इनकी ज़िंदगी बदली है इस एक स्पॉट ने, तो ज़रा सोचिए कि और स्पॉट्स जहाँ पर रोड्स जाएँ, जहाँ पर रास्ता आसान हो, जहाँ पहुँचना आसान हो, और जिसकी तशहीर हो, जिसका मीडिया बताए। दैट इज़ द रीज़न आई एम हेयर इन सवात, ताकि मैं बहुत सी लोकेशंस आपको बता सकूँ। जब भी एक स्पॉट पर इन्वेस्टमेंट की जाती है टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से, तो बहुत से लोगों का कारोबार चलता है, बहुत से लोगों का घर उससे चलता है। ऊशु फॉरेस्ट, यहाँ पर एक गाड़ी में ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट बेचा जा रहा है। जो साहब बेच रहे हैं उनसे हम सलाम दुआ करते हैं, गपशप लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है, अल्लाह का करम है, बेहतरीन। रोज़ कितनी आपकी यहाँ पे बिक्री हो जाती है? कितने लोग ख़रीदारी करते हैं यहाँ पे? शुक्र है, बस सेल में फ़र्क है, दुकानदारी है ना, कभी 20,000 15,000 इस रंग एक दिन में। जी। अच्छा। और पीक सीजन हो, टूरिस्ट बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर तो कारोबार ज़्यादा अच्छा चलता है। जी जी बिल्कुल।
ओशू फॉरेस्ट के बाद सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर ये है पॉइंट छोटा मोहडन। यहाँ पर दरिया गुजर रहा है एक जानिब से और दूसरे जानिब पर उन्होंने एक मसनूई झील बनाई हुई, वहाँ पर कश्ती रानी भी हो रही है। बहुत खूबसूरत ये पॉइंट और बहुत प्यारा यहाँ का मौसम। छोटा मोहडन इसलिए कहते हैं क्योंकि तकरीबन 2 घंटे बाद स्पॉट है मोहडन का, उसके बाद है लेक सैफुल्ला। लेकिन यहीं पर आकर हम अब रुक गए हैं क्योंकि मौसम इतना सुहाना, इतना प्यारा कि दिल कर अब आगे ना जाएं, कुछ देर यहीं पर रुकते हैं और एंजॉय करते हैं। छोटा मोहडन, यहाँ पर झील, बड़ा मज़ा आ रहा है, खूबसूरत मौसम है, एक तरफ बहता दरिया है, पहाड़ है और अब हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। तो अब यहाँ से हम लेंगे आपसे इजाज़त, जाना तो था आगे लेकिन अब करेंगे थोड़ा सा आराम, पियेंगे चाय, इस मौसम को एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तो जनाब शुएब को देख के लग रहा है खूब इन्होंने एंजॉय किया है ना, तो आप भी जाएं और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हों। और सबसे अच्छी बात है कि सहूलियात बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते जब सहूलियात की हम बात करते हैं तो अगर ऐसा हो जाए कि सहूलियात थोड़ी सी महंगी हो जाए तो होता ये है कि बहुत सारी चीज़ों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे हम बात करें घर की तामीर की, घर यानी छोटा हो या बड़ा हो, कहते हैं कि घर अपना होना तो किसी जन्नत से कम नहीं होता, लेकिन अगर घर की तामीर पर ज़्यादा खर्चा आ जाए तो परेशान हो जाते हैं। अब ऐसा ही होगा क्योंकि बजट पास होने से पहले ही स्टील की कीमत में 5,000 रुपये फ़ी टन इजाफा किया गया है। कीमत 1.5 लाख रुपये फ़ी टन से भी तजावज़ कर गई है। गुज़श्ता 1.5 माह में स्टील की कीमतों में तीसरी बार ये इजाफा हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सिविल इंजीनियर रिजवान साहब ने। रिजवान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। वो कहते हैं ना कि घर तिनकों का भी हो और अपना हो तो बड़ा सुकून रहता है, लेकिन अब ये है कि स्टील महंगा हो गया। अगर कोई 1 कमरे या 2 कमरे की अपनी छत बनाना चाह रहा है तो एक अंदाज़न रफली आइडिया क्या है कि उसकी तामीर में कितना स्टील इस्तेमाल होता है? जी, जैसा कि आपने बताया है कि स्टील की कीमतों में इजाफा हुआ है। स्टील के साथ साथ हमारे पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसमें सीमेंट, बजरी, रेत और ईंट, ये जो बेसिक मटेरियल हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, इनकी मटेरियल जो हैं ये पिछले 1.5 माह के अंदर तकरीबन 20 गुना जो 20% तक जो है ना ये बढ़ गई हैं। सरिया जो हम ईद के लॉकडाउन से पहले हम 127 रुपये में ख़रीद रहे थे, उसकी कीमत 2 से 3 बार बढ़ने के बाद 150 रुपये तक अब पहुँची हुई है। इसी तरह रेत जो है उसकी जो गाड़ी है वो तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये महंगी हो गई है। बजरी जो है उसकी 2 हज़ार रुपये महंगी हो गई है। ईंट जो हम 8200 रुपये में ले रहे थे अभी हमें 9500 में मिल रही है। दूसरी चीज़ों की महंगाई के साथ साथ कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है ना वो भी बढ़ गई। जैसे कि आप बात कर रही थी कि एक गरीब आदमी के लिए घर बनाना जो मुश्किल हो गया है, हम इसमें बिल्कुल आपके साथ एग्री करेंगे क्योंकि 5 मरले का घर जो पहले हमारे पास 35 लाख रुपए में तकरीबन हमारे पास बन रहा था, इसकी कॉस्ट जो है ना 6 से 7 लाख रुपए बढ़ के 41 से 42 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो है सबसे ज़्यादा कीमत बढ़ने की वजह से जो छोटी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की उसको अफेक्ट हुआ है। बड़ी इंडस्ट्री जब एमनेस्टी स्कीम मिलने के बाद उनको कुछ रिलीफ नज़र आ रहा था, तो उसके बाद जब अब लॉकडाउन की वजह से इंपोर्ट के बहाने, ब्लैकमेलिंग, इस तरह के मुख्तलिफ बहाने लगाने की वजह से जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से जो छोटी इंडस्ट्री है उसको बड़ा इफेक्ट हुआ है। गरीब आदमी के लिए घर बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिन्होंने घर शुरू किए हुए थे इन 1.5 माह में, उनके लिए तो ये गैर मुतवक्का तौर पर रेट बढ़ने की वजह से वो बड़े परेशान हैं। तो ये जो मसाइल हैं इस पे गवर्नमेंट को जो है ना तवज्जो देनी चाहिए, उनको रेट को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। नवंबर 2020 तक जो पर टन प्राइस थी वो 1,10,000 से 1,13,000 थी और अभी हम तो सिर्फ बात करें कि अभी 5,000 बढ़ी है, लेकिन टोटल जंप अब तक 38 से 40,000 तक हो चुका है। आपने तो कहा, बल्कि महक ने भी कहा और आपने भी, कि गरीब के लिए घर बनाना मुश्किल। मैं तो ये समझता हूँ गरीब तो घर बनाता ही नहीं है। गरीब कहाँ घर बना रहा है सर? ये तो जो घर बना सकते हैं, जिनकी सकत है, उनके लिए भी मुश्किल हो गया है। जी जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो घर बनाने की सकत रखते थे उनके लिए भी मुश्किल हो गया है और उनको जो लोग इस 1.5 माह में कह रहे थे कि हम डबल स्टोरी मुकम्मल घर करके शिफ्ट हो जाएंगे, वो भी सिंगल स्टोरी घर बना के, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो सिंगल स्टोरी बनाकर उसमें शिफ्ट होने पर मजबूर हो चुके हैं। ठीक सर, आप मुझे बताएं कि हम तो थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे
जब ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अनाउंस हुई उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, बैंक्स को ऑन बोर्ड लिया गया है, आसान शराइत पर कर्जे दिए जा रहे हैं, कम शरह सूद है, तो लोग ज़रा रिलैक्स हुए, सैलरीड पर्सन स्पेशली कि चलो हम अब घर बना सकेंगे। लेकिन जो लोन मिल रहा है, जिस पर बात हुई, और वो लोन अगर हम लेते हैं तो हम तो उस लोन में घर ही नहीं बना पाएंगे, उसमें तो हम वो कंस्ट्रक्शन कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब ये प्राइसेस बढ़ती हैं और जो बढ़ रही हैं तो ये जो स्कीम आई थी ये भी मुतासिर होगी। स्कीम है, अच्छी है, लेकिन लोग घर बना नहीं पाएंगे उतने पैसों में जो हुकूमत दे रही है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो नया हाउसिंग वाली स्कीम थी ना, वो अभी तक तो कागजों पे नज़र आ रही है। अमली तौर पे इस पर कोई जो है ना, ये अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि इनको तेज़ होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन से पहले इनके वादे भी यही थे कि हम इसको जो है ना आवाम को घर देंगे, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग बेघर हैं, तो इनको इस पे फास्टली इस पे काम करना चाहिए था, लेकिन इस पे हुआ नहीं है। फैसलाबाद में भी इधर सुनने में आ रहा था कि जगह हम अलॉट कर रहे हैं, लेकिन इस पे अमली तौर पे कोई काम नहीं हुआ। जगह अलॉट करना एक मामला है, लोन की बात, जगह अलॉट करना तो एक मामला है, और दूसरा चले फॉर एग्जांपल आई डू हैव माय ओन प्लॉट, लेकिन जब मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है तो जो मैंने माइंड बनाया था कि अच्छा यार मैं 25 लाख में 30 लाख में घर बना लूंगा ग्राउंड प्लस 1, या 40 में बना लूंगा, मैं तो नहीं बना सकता उसमें अब। बिल्कुल ऐसी बात है। ये सीमेंट की कीमत आप देखें ना, ये जब से मतलब स्कीमें देनी शुरू की हैं, 100 से 150 रुपए कीमत इसकी बढ़ी है, जो रुकने का नाम भी नहीं ले रही अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही है। और फिर हम ये देखेंगे कि जब 1.5 माह में हम देखेंगे तीसरी बार इजाफा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेक यहाँ पर लगेगी, शायद इजाफा मजीद बढ़ जाएगा। रिजवान साहब बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्त रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कराची से खबर देंगे। कराची की मकामी अदालत में पालतू कुत्ते के हमले से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। अदालती हुक्म पर मुलजिम व्हील चेयर पर पेश हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर जिससे मुताल्लिक आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको कराची से खबर है, ये मकामी अदालत में पालतू कुत्ते के हमले से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। आपको याद होगा कि ये मामला हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक आम शहरी को 2 कुत्तों ने निशाना बनाया और जो उनके ट्रेनर जो थे वो सिर्फ खड़े हुए देखते रहे। शायद उनकी ट्रेनिंग इतनी बुरी थी, इतनी नाकिस थी कि वो कुत्ते जब हमलावर हुए और एक के बाद एक कुत्ता जब हमलावर हुआ तो कोई उन्हें रोकने के लिए नहीं आया। और मकामी अदालत में आज इस केस से मुताल्लिक हमने देखा कि सुनवाई हुई है और अदालती हुक्म पर जो मुलजिम हैं वो व्हील चेयर पर अदालत में पेश हुए हैं। हमने शुएब जब इस पर बात की थी तो हमारे साथ जो मौजूद थे उन्होंने यही कहा था कि ये गैर कानूनी है इस तरह से जंगली कुत्तों को घरों में रखना। अदालत ने मुलजिम से इस्तफसार किया था कि क्या हो गया है आपको कि आप इस तरह के कुत्तों को, यानी जंगली कुत्तों को आप घर में रख रहे हैं, शिकारी कुत्तों को आप घर में रख रहे हैं। जब एक कानून बनाया गया, उस कानून की खिलाफ वर्जी जब होती है तो फिर इस तरह के मामला देखने में आते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि जिस पे हमलावर हुए थे ना वो अदालत तक गए, उन्होंने कानून का सहारा लिया। और जब ऐसे लोगों को आप कटहरे में लाते हैं तो यकीन करें बहुत सारे लोगों को सीख मिलती है, क्योंकि स्पेशली कराची में ये बहुत आम हो गया है कि कुत्तों का काटना, उसके बाद जनाब लोग खामोश हो जाते हैं, कोई इस पे आवाज़ नहीं उठाता। जब हम पालतू कुत्ते की बात करते हैं तो पालतू कुत्ते का मतलब ही यही होता है कि आपने उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है, आपने उसको इतने अच्छे तरीके से पाला हुआ है कि किसी भी आम शहरी पे या किसी भी राह गुजर जो भी है उस पर वो हमलावर ना हो सके। जब हम कहते हैं कि कुत्ता काट लेता है तो आगे से अमूमन सुनने को मिलता है कि शहरी ने कोई उसके साथ छेड़छाड़ किया तो तभी उसने काटा। लेकिन जब हम ये वीडियो देखते हैं तो देखिए वो कितने सुकून से जा रहा है, एक कुत्ता भागता हुआ आता है, उस पर हमलावर हो जाता है। और जब आप ऐसे शिकारी कुत्ते या जंगली कुत्ते अपने घरों में रखते हैं तो फिर इस तरह के नुकसान भुगतना पड़ते हैं। मेरा तो सिर्फ सवाल इतना सा है कि अगर ये मुलजिम इतना शदीद बीमार है, ज़ेरे इलाज है, मुख्तलिफ दौरे पड़ते हैं, कभी सांस बंद हो जाता है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इतने मसाइल हैं, शिकारी कुत्ता क्यों पाला हुआ था आपने? इफ़ यू कांट टेक केयर ऑफ दैट तो क्यों पाला हुआ था? एनीवेज इन सारे सवालों का जवाब तो मिलेगा, लेकिन जाहिर है ये मामला कोर्ट में है तो लेट्स सी इस पर आगे चलकर क्या होता है। और कुत्ते को भी तहवील में उन्होंने लिया है, तफ्तीशी अफसर ने कहा कि कुत्ता तहवील में ले लिया गया है। अब लेट्स सी इससे मुतालिक आगे चलकर हम क्या देखते हैं, क्योंकि कुछ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ये भी कहते हैं कि कुछ कवानीन की कमी भी है, कुछ लाइसेंस का भी इशूज़ हैं, क्योंकि शिकारी कुत्ता घर पे इस तरह रखा जा नहीं सकता विदाउट ट्रेनर। अगर हो ट्रेनर अगर ट्रेंड नहीं है तो मामलात ऐसे हैं कि इस पर पेनल्टी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस तरह के जानवरों को घरों में रखते हैं तो उनकी ट्रेनिंग या उनके जो ट्रेनर होते हैं वो खुद ट्रेन हो, तभी आप इस तरह के जानवरों को घर में रखने के हामी हो या मिजाज
अपना बनाएं। अदरवाइज आप शिकारी कुत्ता नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर सिर्फ आप अपने शौक के लिए रख रहे हैं ना, तो किसी फार्म हाउस में रख लें, शहरी आबादी से दूर रख लें, जोजो जैसा कुत्ता रख लें, जैसा कुत्ता रख लें। आगे बढ़ते हैं जनाब, और आपको बताएंगे कि पहाड़ों का बेटा अली सतपारा तो चला गया, लेकिन अपने बहादुर बेटे को वो पीछे छोड़ गए। वालिद की तरह बेटा भी जो है खतरों का खिलाड़ी निकला है। कौम के हीरो कोहपेमा अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा आज दोबारा से K2 सर करने की मुहिम पर रवाना होंगे। गैर मुल्की कोहपेमा और मकामी टीम भी उनके साथ होगी। चंद रोज़ पहले कोहपेमा समीना बेग भी K2 सर करने के सफ़र पर निकली थी। उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, जिन्होंने ये कहा था कि ये मौसम ऐसा होता है कि कोहपेमाओं को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, और ये जब K2 सर करने के लिए निकलते हैं ना, तो यकीन करें कि जहन में एक ही चीज़ होती है कि नाम रोशन करना है पाकिस्तान सरजमीन का। बेशक ज़रा ये एडवेंचरस लोग हैं, इट्स नॉट एट ऑल एन ईजी थिंग टू डू। ये बहुत टफ, बहुत मुश्किल है, और ये जो करने की ख्वाहिश रखता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है। हिम्मत तो चाहिए, हौसला, पर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। अब हम बिल्कुल दुआ करते हैं समीना बेग के लिए भी, हम दुआ करते हैं साजिद सतपारा के लिए भी कि वो K2 सर करके आए, फिर इंशाल्लाह हमारे बनेंगे वो मेहमान। ब्रेक लेंगे, वापस आए विद अस। डायबिटीज़ की बात करेंगे, डायबिटिक पेशेंट्स की बात करते हैं कि जो पहले चाहते थे कि आम खा सकें, खा नहीं पाते थे, शुगर बढ़ जाती थी, अब वो भी आम का मज़ा ले सकेंगे। पाकिस्तान में पहली बार आमों की नई 3 इक़साम मुतारिफ कराई गई हैं। टंडोला यार के निजी ज़राई फार्म में शुगर फ्री आम उगाए गए हैं। MH पावर ने सख्त मेहनत की, इससे मुताबिक रिसर्च की गई, इन आमों को काश्त किया गया। इसमें सोनारो, ग्लैन, केट इनका ये नाम है, ये मकामी मार्केट्स में दस्तयाब हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। MH पावर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू वेरी मच। सर थोड़ा सा बताइएगा ये रिसर्च कितने अरसे तक जारी रही, और अब ये 3 टाइप्स जो है मैंगोज की अब दस्तयाब हैं? अच्छा, मैं पहली बात थोड़ी करेक्शंस कर दूं कि मेरा नाम गुलाम सरवर पंवर है। ये जो भी रिसर्च की थी, हमारे फार्म का नाम है MH पंवर फार्म्स, जो टंडोजाम हैदराबाद में मौजूद है, और मोर देन 100 एकर्स पर ये फार्म है। MH पंवर साहब जो थे वो साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एग्री रिसर्च में इतना काम किया कि उनको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए थे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको सितारा इम्तियाज का अवार्ड भी दिया था। उनकी डेथ के बाद हमने एज अ फैमिली मेंबर हमने इस चीज को कंटिन्यू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे फार्म्स पर 43 मैंगो वैरायटीज मौजूद हैं, और जिसमें से ये जो 3 वैरायटीज हैं, इनमें शुगर कंटेंट लेवल्स जो है वो 4 to 6% के बिटवीन है, और ये शुगर पेशेंट्स के लिए जो है ना वो इजीली वो खा भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, और हमने तीनों वैरायटीज को जो है ना वो सर्टिफाइड भी करवा लिया है फ्रॉम गवर्नमेंट लैब्स। ओके सरवर साहब, क्या ये भी बता सकते हैं डायबिटिक पेशेंट ये आम किस तादाद में खा सकते हैं? क्योंकि आम से मुताल्लिक कहते हैं कि आम हो और बहुत सारे हो, बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, एज पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अप टू 6% तक जो है ना कोई भी फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, शुगर पेशेंट्स जो है ना वो कंज्यूम या खा सकते हैं। तो इनमें जो हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, इन मैंगो फ्रूट्स हैं, इसमें 3 वैरायटीज हैं जिनमें अप टू 6% तक शुगर है, 4 to 6% के दरमियान शुगर आ रही है। तो इसका मकसद है कि वो इजीली जो है ना वो खा सकते हैं और अपनी शुगर्स और उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक। अच्छा सर, ये जो नाम रखे गए हैं इनके बड़े मजे के और प्यारे नाम है, इसके पीछे क्या कहानी है? ये नाम रखने के पीछे ये देखिए हमारे बेसिकली देखिए हमारे पास 43 वैरायटीज हैं। ये कुछ वैरायटीज काफी जो है ना वो बाहर से हमारे अंकल जो साइंटिस्ट थे वो लेके आए थे, तो उनकी मॉडिफिकेशंस लोकली हमने अपनी वेदर और सॉइल के हिसाब से मॉडिफिकेशंस की है। मॉडिफिकेशंस करने के बाद जो है ना हम उस के हिसाब से पहुंचे कि इनमें शुगर कंटेंट लेवल्स भी कम हुई है, उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ गई है, और ये लेट वैरायटीज है। ये हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स जो है ना वो अवेलेबल होती हैं मार्केट में जो है ना, और इस साल फर्स्ट टाइम पर हम कमर्शियली जो है ना इसको जो है ना सेल कर रहे हैं मार्केट्स में। तो फिर सर थोड़ा सा प्राइस भी बता दें, इन तीनों टाइप्स की मार्केट में क्या प्राइस होगी इनकी? देखिए, हम नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। हम प्राइस जो आम मैंगोज की हैं इस वक्त मार्केट में वही प्राइसेस हैं, और कोई भी हम इसको मकसद है कि ब्लैक मार्केटिंग या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप इजीली अवेलेबल उसी प्राइस में जो है ना वो खा सकते हैं, और क्योंकि ये हमने अपने कंट्री के लिए काम किया है और पर्सनल लेवल्स पर, तो हम इस पे कोई भी प्रॉफिट मार्जिन या ब्लैक मार्केटिंग हमारी तरफ से, फार्म की तरफ से कोई नहीं है।
प्रोडक्शन कितनी हुई है सर इनकी, या कितनी कैपेसिटी है आपके फार्म पर इनकी प्रोडक्शन? देखिए हमारे पास ओवरऑल फैमिली की 300 एकर्स पर फार्मिंग है, जिसमें तकरीबन कोई मोर देन 100 एकर्स पर हमारे ये फार्म्स हैं, जिसमें मेरे पास ह्यूज क्वांटिटी में जो है ना अवेलेबल है, मैंगोज अवेलेबल है और इंशाल्लाह वो पूरी कंजम्पशंस के हिसाब से अवेलेबल है। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मुल्क के हिसाब से जो है ना इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं, ताकि जो है ना सब इससे बेनिफिट ले सकें। दीगर फार्म वाले अगर आपसे कांटेक्ट करें कि आप भी उनको सपोर्ट करें और वो भी फिर यही आम काश्त कर सकें, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे या आप कहेंगे नहीं ये सिर्फ हमारा है? हमारी फैमिली ने पहले भी सपोर्ट किए, अब भी सपोर्ट करते रहते हैं। हमारे पास पूरी नर्सरी है और हम मकसद है कि उसको पहले भी मैनेज कर रहे हैं और अब भी देते हैं। इसमें कोई मकसद है कि नहीं ये फेमस है, हमारी फैमिली का नाम एमएच पंवर फार्म्स है, कि भाई हम मकसद है कि एक्स्ट्रा जो है ना वो सपोर्ट करते हैं लैंडलॉर्ड्स को और ग्रोअर्स। अच्छा सर, हम महक देखिए, हम वीडियो में देख रहे हैं लाल लाल से यहाँ कलर बहुत मुनफरिद है इसका। ये जो इसका रंग है, ये इसी वजह से इसका रंग है क्योंकि ये शुगर फ्री है और इसके अंदर वो चीज़ नहीं है कि जो कि हम दूसरे आम वाले आमों में देखते हैं। हाँ, ये डेफिनेटली थोड़ी सा देखें डिफरेंट है, और एक तो लेट वैरायटी भी है और दूसरी चीज ये कि इसमें मॉडिफिकेशंस की हुई है। जब मॉडिफिकेशंस की हुई है तो डेफिनेटली फिर उसको ग्राफ्टिंग के बाद ये कलरिंग डेफिनेटली चेंज हुई है और हमने कोशिश की इसको खूबसूरत से खूबसूरत किया जाए ताकि इसको नेशनल इंटरनेशनल जो है ना इसमें अट्रैक्शंस पैदा। और वो माशाल्लाह प्यारा भी लग रहा है। हम देख भी रहे हैं कि हम हमेशा पीला आम देखते थे, अब ये इस तरह का खूबसूरत आम। ग्रीन तो देखते थे, लाल एक वैरायटी है, एक वैरायटी लाल की भी थी, लेकिन ये हम ज्यादा हैं। सर क्या आप इस वक्त आपके पास ये तीनों आम मौजूद है? क्या हम देख सकते हैं इस वक्त, अगर अभी आपके पास है तो? नहीं, मेरे पास इस वक्त फार्म पर है, मौजूद है मेरे पास। और ये वीडियोस में तो आपने देखा होगा मेरे पास लाइव जो है जी। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, ये आपका जो प्लान है ये सिर्फ आमों तक महदूद है या आगे और भी फलों की इस तरह की मुनफरिद काश्त? नहीं, मेरे पास, मैं क्लेम करता हूँ पाकिस्तान का वाहिद फार्म है जिसपे मेरे पास इस वक्त अराउंड मोर देन 12 फ्रूट्स मौजूद हैं। अच्छा। जिसमें स्पेशली वो फ्रूट्स भी हैं जो पाकिस्तान में कहीं नहीं होते, जैसे जैक फ्रूट है और इसके अलावा मेरे पास ग्रेप्स मौजूद हैं, फिग्स मौजूद है, मेरे पास बनाना काफी तादाद में मौजूद है और वो ज्यादातर हमारी चीजें जो भी जा रही हैं वो एक्सपोर्ट में जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से वो सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं और ज्यादा से ज्यादा हम नेशनल लेवल्स पे ये काम कर रहे हैं, सिर्फ मैंगोज में नहीं अदर फ्रूट्स में। और ये जो मैंगोज पर आपने सर काम किया है, उसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो गई। अच्छा, जैक फ्रूट की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई सर। लेकिन मैंगोज की जो 3 वैरायटीज शुगर फ्री मैंगोज, ये क्या आप रजिस्टर भी कराएंगे कि ये आप लोगों के ज़ाहिर इस पे काविश है? देखें, हमने अभी लॉन्च किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको आस्ते आस्ते रजिस्टर्ड करवा के आगे लेके जाएंगे। पहले हमने मार्केट्स में इसको रिसर्च करी है, अब नेशनल गवर्नमेंट लेवल्स पर इसको लेके जाएंगे ताकि वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो और वो इंटरनेशनल मार्केट्स में उस बेसिस पे लेके जाएंगे। अभी भी ये आप इंटरनेशनल मार्केट्स में पहुंचा रहे हैं सर? ये नहीं, अभी तो देखें सीजन में हमने जो है ना वो किया है और इस साल से कोशिश होगी कि पहले नेशनल लेवल्स पर लोगों बिल्कुल को ठीक है जो है ना इससे उसके बाद बाहर अंग्रेजों को खिलाएंगे ये कैसे हैं। नहीं, सिर्फ अंग्रेजों को नहीं, जो पाकिस्तानी भी बाहर वैसे भी हमारे आम बड़े मशहूर होते हैं, हर जगह पर बड़े होते हैं कि अच्छे आम है पाकिस्तान के। बेशुक्रिया, हमारे आम खास है। मौजूदा माली साल में अब तक बैरून मुल्क से 1270 अरब की अशियाए खुरनोश मंगवाई गई हैं। मैं ये इंपोर्ट का डाटा शेयर किया और पहले 11 महीनों के दौरान जदीद मोबाइल फ़ोन्स की दरामद भी 63% उसमें इजाफा देखा गया है। 297 अरब रुपए से ज़्यादा के स्मार्टफोन्स मंगवाए गए हैं। इस पर शकील अहमद ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। माली साल 2020-21 के दौरान ग़िज़ाई अजनास की दरामद 54% ज्यादा रिकॉर्ड की गई। पहले 11 माह में ग़िज़ाई मसनूआत की दरामद पर 7 अरब 55 करोड़ डॉलर का खतीर ज़र मुबादला खर्च हुआ। गाड़ियों और स्मार्टफोन समेत लग्जरी आइटम्स की दरामद में भी इजाफे का रुझान रहा। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2020 से जून 2021 तक 36,12,000 मैट्रिक टन गंदम मंगवाई गई। रकम खर्च हुई 157 अरब से ज्यादा। इस दौरान 20 अरब 82 करोड़ रुपए की 2,80,000 मैट्रिक टन चीनी भी बैरून मुल्क से आई। 382 अरब का पाम ऑयल, 99 अरब की दालें, जबकि 86 अरब की चाय की पत्ती खरीदी गई। मसालाजात की दरामद पर 32 अरब 85 करोड़, जबकि डेयरी मसनूआत पर 28 अरब रुपए खर्च हुए। मौजूदा माली साल स्मार्टफोन्स की दरामद में 63% इजाफा देखा गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक 11 माह में 297 अरब 83 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन्स मंगवाए गए। गाड़ियों की दरामद 126 से 167% तक बढ़ी। माली साल के पहले 11 महीनों में 194 अरब रुपए की गाड़ियां दरामद की गयी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद।
तो जनाब रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है और ये बड़ी तशवीश की बात होती है जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चीज़ें मंगवाना शुरू कर देते हैं तो फिर होता ये है कि महंगाई भी बढ़ जाती है और फिर हमारी चीज़ों पे अपना इन्हसार ख़त्म हो जाता है। अगर हमारा इन्हसार फूड इम्पोर्ट पर होगा तो महंगाई कैसे कम होगी, कहीं फिर ये तशवीश होती है कि कहीं हमारा हाल जो है अफ्रीकी ममालिक जैसा ना हो जाए, क्योंकि हम मुसलसल सुनते हैं कि गंदम की बम्पर पैदावार हुई, क्रशिंग सीजन अच्छा रहा, लेकिन इसके बावजूद इदारा शुमारियत के अदाद शुमार हैरान कुन होते हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर मुआशियात डॉक्टर अक़दस साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो फूड इंपोर्ट का हम हमेशा मसला उठाते हैं, इस पे बात करते हैं, इसका बढ़ जाना ये कितना नुकसानदेह होता है किसी भी मुल्क की मईशत के लिए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी मैं पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहता था। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर। अच्छा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, जो नंबर्स आपने पेश किए हैं यकीनन ये तशवीश तलब हैं, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम पे आने से पहले, इस शो में आने से पहले कुछ नंबर्स देख रहा था ताकि मैं तैयारी कर सकूं। देखें, पिछले साल के मुकाबले में कंपैरिजन करना आई थिंक ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि देखें पिछला साल जो था वो एक ख़ास किस्म का, जिसको स्टेटिस्टिक्स की ज़बान में आउटलायर ईयर कहते हैं। तो आई थिंक अगर आपने कंपैरिजन करना है हमारी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट का, तो आपको पिछले कई 3-4 साल कम से कम पीछे जाना पड़ेगा ये कंपैरिजन करने के लिए। तो मैंने वो किया, तो मैंने देखा कि जहाँ तक कार्स की आपने बात की, मेरा ख़्याल है कि पिछले साल ठीक है कार्स का नंबर कम था, लेकिन अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ कि पिछला साल एक आउटलायर था जब पूरी दुनिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, हमारी इकोनॉमी भी बंद थी। तो ऑब्वियसली आपको एक बहुत बड़ा स्पाइक नज़र आएगा इंपोर्ट्स के अंदर। तो जब आप पीछे जाके देखते हैं, पिछले सालों के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने 2019 के साथ कंपैरिजन किया, तो मुझे नज़र आया कि ये ट्रेंड के मुताबिक है। हाउएवर मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा स्पाइक नज़र आ रहा है, और जो आपका पॉइंट था महक, जो आपने बात की कि फ़ूड इंपोर्ट्स के ऊपर अब हमें एक रुझान नज़र आ रहा है जो कि बहुत तशवीश तलब है। तो आई थिंक हमारे पॉलिसी मेकर्स को इसके बारे में फ़ौरन से पेशतर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक कोर आप समझ लें कॉम्पिटेंस है इस सोसाइटी में, वो ये है कि डिस्पाइट पावर्टी, डिस्पाइट परसिस्टेंट पावर्टी यानी गुर्बत होने के बावजूद यहाँ पे एक फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री है जहाँ पे लोग कम से कम उनको कुछ ना कुछ कैलोरी इंटेक अवेलेबल थी। तो अगर आने वाले दिनों में हम ये देखते हैं कि हम बजाय एक नेट फूड एक्सपोर्टर होने के नेट फूड इंपोर्टर बन जाते हैं, तो इससे बहुत ही वाइड रेंजिंग किस्म के असरात मुरतब होंगे, जिसमें सोशल अनरेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकता है। अच्छा सर, चूंकि आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन तो पिछले कई सालों से करना चाहिए, लेकिन मैं जो स्टैट्स आपके सामने दोबारा रखना चाह रहा हूं, चूंकि हम बात फूड की कर रहे हैं। 36 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम, 20 अरब से ज़ायद की चीनी, 99 अरब की दालें और 86 अरब की चाय की पत्ती। ये इतनी ज़्यादा मिक़दार में ग़ज़ाई अजनास को इम्पोर्ट करना, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है? और आपको लगता है कि ट्रेंड ऐसा ही रहेगा जब एक तरफ हम ऐलानात करते हैं, दावे करते हैं और बल्कि शादियाने बजाते हैं कि हमारी कॉटन के अलावा तमाम जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त उनकी रही है परफॉर्मेंस, या कहना चाहिए कि बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, तो ऐसे में फिर भी इम्पोर्ट पर इन्हिसार? देखें, ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है शुएब। हमने इसी साल ये सुना था कि हमारी जो वीट की क्रॉप है वो उसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, तकरीबन 27 मिलियन टन्स के बात की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। देखें, इसमें तो इसके अंदर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके क्या रीज़न्स हैं, लेकिन ये भी हो सकता है, अब मेरा ख्याल है कि किसी पॉलिसी मेकर से भी ये पूछना पड़ेगा, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने वीट की प्राइस को थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा सा, जो आप देखते हैं कि सप्लाई साइड पे प्रॉब्लम्स आते हैं पाकिस्तान में, अचानक जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, आटा, टमाटर, प्याज, उसमें गाहे बगाहे स्पाइक्स आती रहती हैं, जिसमें हो सकता है कि कोई मार्केट मैनिपुलेशन हो। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने उसको कर्टेल करने के लिए ये इंपोर्ट की हो। तो मुझे ये कोई फार रीचिंग ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, एटलीस्ट इन द केस ऑफ वीट।
ठीक। अच्छा सर, हुकूमती नुमाइंदे जब ये दावा करते हैं कि गंदम की बड़ी बेहतरीन पैदावार हुई, क्रशिंग सीज़न बड़ा बेहतर रहा, उसके बावजूद इन्हसार करते हैं हम बाहर से चीज़ें मंगवाने पर, तो ये जो दावे होते हैं इसमें भी क्या वक्त का फ़र्क आ जाता है कि जिस टाइम पे दावे कर रहे होते हैं उस टाइम पे तो हालात अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में जब बाहर से चीज़ मंगवाते हैं तो हालात बुरे हो जाते हैं? आपका पॉइंट वैलिड है महक, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अंदर कोई इंटेंशनली हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस तरह से करते हैं। आई थिंक मैंने बहुत क्लोजली मैं मुशाहिदा करता हूँ कि जिस किस्म की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, तो मैं देखता हूँ कि हमारे पॉलिसी मेकर्स की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही है। उनको बहुत मुश्किल हालात मिले थे, वो कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहूँगा एट दिस स्टेज। अच्छा ठीक। और एक और बात मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जाने कि जब हम बात करते हैं कि इस चीज़ में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है कि हमने बाहर से चीज़ें मंगवाई हैं, हमारी अपनी पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो यकीनन फिर जो वो मुआशी पॉलिसीज़ हैं जिनकी हम बात करते हैं कि बहुत अच्छी हैं, बजट आ गया, आवाम दोस्त हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या बेमानी हो जाती हैं? क्योंकि यकीनन इस चीज़ से तो फ़र्क पड़ता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं, हमारी अपनी पैदावार उतनी नहीं है जबकि होनी चाहिए। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन महक। मैं इसके बारे में कहूँगा कि बजट तो बेसिकली एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो एक साल में आपको बताती है कि एक हुकूमत वक्त एक एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़ क्या हैं और वो महसूलात कहाँ से निकालना चाह रही है। आई थिंक अगर आप जिस चीज़ की तरफ आप दोनों ने इशारा किया है, ये एक बहुत ही फार रीचिंग और क्या कहना चाहिए, बहुत से सालों पे मुहित एक क्वेश्चन है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है इकॉनमी का, हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उसकी नेचर क्या है। तो आई थिंक उसमें उसकी तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं, और वो ये किसी एक गवर्नमेंट या किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात नहीं है। आई थिंक इसके अंदर बहुत से लोगों को मिल के बैठना पड़ेगा। बहुत छोटी सी बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया, जो इकोनॉमिस्ट जो मेरी बात सुन रहे हैं वो सुन के उनको उसको अम्यूजिंग समझेंगे कि वो एक आइडिया था, उसको कहते थे प्रेबिश सिंगर हाइपोथेसिस, जो कहता था कि अगर आपका इन्हिसार कमोडिटीज़ के ऊपर है, तो कमोडिटीज़ के अंदर ये ट्रेंड देखा जाता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के मुकाबले में गिरती हैं। अच्छा, इसके कहने का मकसद ये है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कमोडिटीज़ या एग्री बेस्ड इकोनॉमी से वैल्यू एडेड या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी की तरफ। अब ये कहना तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ताकि यही है ना बात सर, हम जब ये आगे कभी चंद सालों बाद ये सवाल करें तो फिर हमें ये हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से सुनने को ना मिले कि पिछली हुकूमत ने ये किया। तो चेन का बेहतर करना और इस पर बेहतर तरीके से काम करना बेहद ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे